for her. So the topics we're dealing with today is एक जो तुम्हारे सिलेबस वगैरह के अंदर मेंशन हुआ है वो मेंशन हुआ है एज एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड मार्केट फेलियर, जिसके अंदर वी हैव अ डिस्कशन ऑन द productive efficiency and allocative efficiency. So basically, what you're going to come across in the next few minutes is कि जी डिस्कशन हो रहा है इकोनॉमिक एफिशिएंसी के ऊपर। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी की जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर मेनली तीन किस्म की एफिशिएंसीज होती हैं, लेकिन ज़्यादातर तुम्हारे एसेज के अंदर हमारा जो डिस्कशन होता है वो होता है प्रोडक्टिव वर्सेस एलोकेटिव एफिशिएंसी के अंदर। ठीक है, प्रोडक्टिव वर्सेस एलोकेटिव। नाउ थोड़ा सा विल गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस इन जस्ट अ बिट, बट जब हम प्रोडक्टिव की बात करते हैं तो हमने मार्केट स्ट्रक्चर्स में भी देखा है कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इज मोर अबाउट जब आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज होती है, राइट। और उसके अंदर जब हम अपना डायग्राम बनाते हैं LRAC का या एवरेज कॉस्ट का, तो हम वो मिनिमम पॉइंट बेसिकली उठाते हैं, राइट। यूजली एवरेज कॉस्ट, लेट्स नॉट राइट LRAC। तो जब एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज होती है उस लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर हम कहते हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है। इन अनदर वर्ड्स भी से जब PPC के ऊपर ऑन द PPC होते हैं तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है, राइट। और फिर एलोकेटिव का जो कॉन्सेप्ट था वो था कि जब डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं विद द कंडीशंस P इज इक्वल्स टू MC, यानी द प्राइस दैट आई एम चार्जिंग पीपल is equivalent to the cost of producing that one extra unit, right? मेन हमारा ये आइडिया था। इसके पीछे जो बैकग्राउंड के अंदर डायग्राम्स थे वो हमारा परफेक्ट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये डिमांड कर्व या प्राइस का कर्व या एवरेज रेवेन्यू का कर्व था। since we're revising stuff, so you should know this. और परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से S is equals to MC. So at this point right here, we used to say GP equals to MC है, बेस्ट एफिशिएंट पॉइंट है, वगैरह वगैरह। ठीक है। So that is just an intro to this whole thing, right? So कहते हैं कि अंडरस्टैंड दैट व्हाट सेल्फ evaluation checklist के अंदर we're saying understand that economic efficiency consists of productive efficiency where the firm is producing at the lowest average cost and allocated where P is equals to MC as we just discussed, right? Um, explain the conditions needed for productive efficiency and allocative. Let me just go over a few points और फिर मैं book का reference देता हूँ। And then understand how productive efficiency and allocative can be applied on the PPC. अब जहां तक इसकी बात है, perfect competition, there's a question, so let me just refer to that question. Perfect competition में demand curve तो परफेक्टली इलास्टिक था। दैट वाज फॉर द फर्म। ये वाला जो मैंने बनाया है परफेक्ट कंपटीशन का, ये इंडस्ट्री का मैंने डिमांड कर्व बनाया है। परफेक्ट कंपटीशन की इंडस्ट्री का बनता था, फिर जहां ये एक सिंगल प्राइस आती थी, ये प्राइस हम सिंगल फर्म का डिमांड कर्व बनाने में लगाते थे, राइट। सो ये इंडस्ट्री का है। गुड क्वेश्चन। मूविंग ऑन, फिर हम लेके जाएंगे एक इंफॉर्मेशन को कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और एलोकेटिव एफिशिएंसी PPC में कैसे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, ये मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ इनफैक्ट। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में दो गुड्स होते हैं। लेट्स टेक कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स। कुछ भी नहीं दिया हुआ तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व से डील करते हैं। ठीक है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की जहां तक बात आती है तो तुम कोई भी पॉइंट ऑन द PPC कर्व ले सकते हो। ये सारे पॉइंट्स, whether you go for more consumer and few capital versus more capital and few consumer, या a combination of the two, equal combination of the two,
ये सारे कॉम्बिनेशन प्रोडक्टिव एफिशिएंट हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से एलोकेटिव कौन सा पॉइंट है, ये है, ये है, ये है, अंदर है कोई पॉइंट, कौन सा एलोकेटिव है ये नहीं पता। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व प्रोडक्टिव एफिशिएंसी तो आइडेंटिफाई कर देता है एनी पॉइंट ऑन द पीपीसी कर्व, लेकिन एलोकेटिव की एक्सप्लेनेशन पीपीसी में नहीं है। इट कुड हैव बीन पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। इट डिपेंड्स ऑन कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड्स ज्यादा वैल्यूएबल है या कैपिटल गुड्स ज्यादा वैल्यूएबल है, या दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, हेल्दी कॉम्बिनेशन है। यू अंडरस्टैंड दैट? तो ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो हेंस एलोकेटिव एफिशिएंसी कैन बी एनी ऑफ दीज पॉइंट्स, लेकिन प्रोडक्टिव हैज टू बी ऑन द पीपीसी। तो ये वाला पॉइंट हमारा इसमें हो जाता है। तो बेसिकली आई थिंक व्हाट वी कवर्ड इज दिस वन एंड दिस वन। I'm explain wala part I'm still leaving for now. Explain that Pareto optimality occurs when it is impossible to make an individual better off without making someone else worse. Okay जी। Pareto optimality का concept MCQs में usually use होता है। Pareto optimality is basically you achieving economic efficiency. तो हम कहते हैं कि what is the highest level of efficiency? ठीक है। तो हम कहते हैं परेटो एफिशिएंसी इज द हाईएस्ट लेवल। क्यों परेटो एफिशिएंसी ऐसी क्या बात कर रहा है? वो ये कह रहा है कि हम उस लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर है कि किसी को बेटर ऑफ करने में किसी को वर्स ऑफ करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉइंट ए पर हूं, विच इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, ओके, एंड लेट्स अस्यूम एलोकेटिव एफिशिएंसी भी पॉइंट ए के ऊपर आ रही है, लेकिन अब एलोकेटिव एफिशिएंसी मूव करती है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, ठीक है। दैट मीन्स लेट्स मेक मोर कैपिटल गुड्स एंड फ्यूअर कंज्यूमर गुड्स, राइट। तो हो क्या रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने में, एंड माइंड यू दोनों प्रोडक्टिव एफिशिएंट पॉइंट है, बट एलोकेटिवली अब एफिशिएंसी मूव करती है पॉइंट ए से पॉइंट बी। तो आई हैव टू गिव कंज्यूमर गुड्स जिससे कंज्यूमर वर्स ऑफ हो रहे बिकॉज नाउ दे हैव लेस गुड्स टू कंज्यूम, और कैपिटल गुड्स के अंदर इंक्रीमेंट आ रहा है, प्रोड्यूसर्स को बेटर ऑफ कर रहे हो। तो somebody इज गेटिंग बेटर ऑफ while somebody इज गेटिंग वर्स ऑफ। लेकिन फॉर एग्जांपल हमारी इकोनॉमी होती लेट्स से पॉइंट डी पे, वो पॉइंट डी का है, पॉइंट डी यहां पर है, ठीक है, पॉइंट डी पर, और पॉइंट डी से मैं ए बी एस सी तीनों में से किसी की भी तरफ मूव करता हूं, ठीक है। लेट्स से इफ आई मूव टूवर्ड्स पॉइंट ए, कंज्यूमर्स को बेटर ऑफ करते हैं। तो डी से जब मैं पॉइंट ए की तरफ हुआ तो क्या हुआ कि ए कंज्यूमर गुड्स बेटर ऑफ हो गए, लेकिन कैपिटल गुड्स वैसे ही हैं, तो प्रोड्यूसर्स आर नॉट वर्स ऑफ इन एनी वे। डू यू सी दैट? वही कैपिटल गुड्स है while consumers are getting better off। तो ये परेटो ऑप्टिमैलिटी के अगेंस्ट जा रहा है। वन इज नॉट गेटिंग बेटर ऑफ एट द कॉस्ट ऑफ अनदर वन और समवन एल्स। तो यहाँ या फिर पॉइंट ए से डी से मैं पॉइंट सी पे भी जाता हूं तो प्रोड्यूसर्स आर बेटर ऑफ विदाउट कंज्यूमर्स गेटिंग हर्ट, या डी से बी पे जाता हूं बोथ आर गेटिंग बेटर ऑफ। डू यू अंडरस्टैंड? तो पॉइंट डी बेसिकली शो करता है परेटो inefficiency, not optimality basically. So that's the idea of Pareto optimality. Okay, one needs to get worse off in order to get somebody else better off. Essays में नहीं आता, MCQs में आता है, so you might want to see that. फिर जो तीसरी किस्म की एफिशिएंसी आती है जिसको हम डायनामिक एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। डायनामिक एफिशिएंसी लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप शॉर्ट टर्म स्टैटिक एफिशिएंसी गिव अप करते हो लॉन्ग रन के लिए। फॉर एग्जांपल सिंपल आइडिया कुड बी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमें पता है रिसर्च डेवलपमेंट हमें फ्यूचर में बेटर ऑफ करती है, तो हो सकता है उसके लिए आज मेरे लिए अच्छा पैसा इन्वेस्टमेंट होता कि मैं लेट्स से कि you know because of the whole banning the imported stuff, और क्या कहेंगे इसको, ये जो
हम प्रिफर कर रहे हैं कि लेट्स नॉट कंज्यूम द इम्पोर्टेड मल्टीनेशनल गुड्स एंड कंज्यूम लोकल गुड्स। हो सकता है फॉर नाउ a business might say कि let's produce something which is more locally produced, कोई उसमें expansion करते हैं so that we can make more money right now. Lekin one might say, okay, you know what, let's use that money to do research and development and let's improve the product. Let's not go for expanding of the factories right now, but let's create a new innovative product जो हमें लॉन्ग रन में फायदा पहुंचाएगा और हमारी लॉन्ग रन एफिशिएंसी को बेनिफिट पहुंचा सकता है, राइट? तो let's not invest in producing the same stuff that we're producing. Even though it might reduce our average cost, it might increase our profitability right now, but let's innovate and create something new which might give us a higher advantage in the future. ये dynamic efficiency का basically concept है. Understand that markets sometimes fail to deliver the most efficient allocation of resources. Now we're going towards the market failure. आई होप यू रिमेम्बर, जब भी हम वर्ड यूज करते हैं मार्केट्स, तो सिंपल हम आइडिया यूज कर रहे हैं प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड एंड सप्लाई फेलिंग। ठीक है, नॉर्मली हम क्या कहते हैं, एडम स्मिथ का आइडिया है फ्री मार्केट में बिलीव करो, डिमांड और सप्लाई प्राइस मैकेनिज्म पे बिलीव करो, खुद ही बेस्ट प्राइस के ऊपर बेस्ट रिटर्न निकलेगा, नो शॉर्टेजेस, नो सरप्लसेस, एवरीथिंग गोना बी ग्रेट। लेकिन ये यूजुअली वर्क करता है उन प्राइवेट गुड्स में जिसमें कोई पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज नहीं होती, या उन पब्लिक गुड्स के अंदर जिसमें प्राइवेट सेक्टर इज नेवर इंटरेस्टेड टू गेट इन्वॉल्व्ड, राइट? तो ये बेसिकली आई गेस यू हैव अ सेंस कि अब हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. Analyze the causes of market failures and evaluate the consequence of market failure. So, अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऑब्वियसली आई एम गोइंग अहेड, मैं मार्केट फेलियर थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ, लेट मी डील विद दैट विद द चैप्टर. ठीक है, तो लाइक वी आई मेंशन बिफोर, ये दो अच्छी बुक्स हैं, यूज दोज बुक्स, अच्छी हैं, यू कैन वर्क विद एनी ऑफ द टू. तो देखो, जहां तक हमारे एसेस की बात है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस के मार्क्स, और फिर हमारी इवैल्यूएशन के 6 मार्क्स फॉर योर ऐसे पर्पसेस खास तौर पे. डेफिनेशन मैटर, यू नीड टू नो योर डेफिनेशन, राइट? तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करोगे, आई थिंक दिस इज गुड डेफिनेशन टू जस्ट पुट इट आउट देयर. इट्स द ऑप्टिमल यूज, और द optimal का word क्यों important है, the efficient becomes redundant, right? So come up with another word. So the optimal use of scarce inputs, या resources, to produce the largest possible output, या फिर scarce resources को in the best possible way इस्तेमाल करना to achieve the maximum possible output. you know बेस्ट रिटर्न भी आना चाहिए तुम्हारे पास उसके अंदर. so you can use various definitions as long as you're using the idea कि scarce resources को maximum output के लिए किस तरह से blend में use करना can deal with the economic efficiency. इकोनॉमिक एफिशिएंसी में बोथ एलोकेटिव और प्रोडक्टिव होनी चाहिए. प्रोडक्टिव कैसी होती है? occurs when products are made with the least possible use of resources, या फिर जहां पे एवरेज कॉस्ट आपकी मिनिमाइज होती है. बेसिकली आइडिया ये होता है कि जब तुम आउटपुट प्रोड्यूस करते हो कम से कम रिसोर्सेज यूज करके मैक्सिमम आउटपुट, पॉसिबल आउटपुट यूज कर प्रोड्यूस करते हो, तो तुम्हारी एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज ही होना चाहिए. अब इफ यू रिमेम्बर, हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक आइडिया पढ़ा था, और जब मैं ये चैप्टर पढ़ाता हूँ तो आई डू गिव रेफरेंस, यू कैन गो इनटू द लेक्चर्स एंड सी द आइसोकॉन्ट एंड द आइसोकॉस्ट का आइडिया. So you can take a look at that in the lectures. What was that dealing with? बट प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के सपोर्टिंग के लिए हम उस कॉन्सेप्ट को यूज भी करते हैं. टू जस्ट टू गिव यू अ हिंट, बिकॉज ये ज्यादातर आई डोंट थिंक ये बुक्स के अंदर उसका रेफरेंस ऐसा दिया होगा,
In fact, let me do this right now, and then I'll show you both books का reference, and then I'll talk about that. जहां तक conditions for productive efficiency की बात कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि जहां पे एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट आपका मिनिमाइज होता है, दैट इज द पॉइंट जहां पर आप बेस्ट पॉसिबल पोजीशन के ऊपर होते हैं कि इस क्वांटिटी के ऊपर, Q1 की क्वांटिटी के ऊपर आपका पर यूनिट कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो रहा होगा। ठीक है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी पीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई ऑलरेडी शोड यू, पॉइंट वाई जो है वो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी शो करता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो भी हमने दिखा दिया। अगर हम पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई के ऊपर जाते हैं तो हम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अचीव कर लेते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी वर शोइंग इन दिस। एलोकेटिव एफिशिएंसी की डेफिनेशन ये क्या दे रहे हैं, वेयर एज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एम्फसाइजेस ऑन द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, एलोकेटिव एम्फसाइजेस ऑन कि कौन सा गुड बनाना जो है हमारी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स फोकस ऑन दैट, और वो हम कहते हैं कि वो आता है बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ पी इज इक्वल्स टू एम सी, या डिमांड और सप्लाई जहां मीट करता है। फिर हमारे इस पैराग्राफ के अंदर it has already been explained that PPC can be used to illustrate the productive efficiency का concept, but allocative efficiency का it is not showing. It can be any point along the PPC as I've explained you earlier. तो बुक के अंदर भी pretty much वही डिस्कशन चल रहा है। फिर परेटो ऑप्टिमैलिटी की बात आती है। विल्फ्रेडो परेटो ने अपना एक आइडिया बताया where somebody needs to be worse off in order for somebody to get to be better off. ठीक है। So before I go into any other idea, sorry about that. एक second दो। या तो जो दूसरी बुक है बैम्फर्ड की, वो इस चैप्टर को कैसे डील कर रहा है। नाउ अगेन ये लर्निंग इंटेंशंस एग्जैक्टली सीआई के हिसाब से दिए हुए हैं, और दोनों बुक्स बिल्कुल उसी के हिसाब से है, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स के अंदर डिफरेंसेस होंगे। देयर ऑल्सो आई स्टार्टिंग विद द सेम आइडिया। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होता है कि जो आपके स्कैर्स रिसोर्सेज हैं वो बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर आपको प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। इकोनॉमिक एफिशिएंसी में दो आइडियाज हैं। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी where the firm produces at the lowest possible cost. Why am I repeating this stuff? क्योंकि तुम्हें अपने ऐसे के अंदर इन टर्मिनोलॉजीज को लिटरली डुप्लीकेट करना है। ठीक है। सो दोज ऑफ यू हु आर गुड विद रिमेंबरिंग दीज टर्म्स एंड डेफिनेशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग का बेस्ट इंप्रेशन और बेस्ट मार्क्स उठाने का तरीका क्या है कि you pretty much produce a exactly similar meaning concept. Example भी दिया हुआ है। It can apply where a car assembly plant is using the latest technology, minimizing the cost of producing each vehicle. Allocative का होता है जहाँ firm this occurs when firms produce the combination of goods and services that are most wanted by consumers. ये कहाँ होता है जहाँ P is equals to MC होता है, जो consumers की utility के हिसाब से आप output produce करते हो। Some places when you read the book you will come across कि वो कुछ utility के concept को भी use कर रहे हैं। So economic efficiency, and then they give you some of the examples, so it's redundant है but they do give you. Now when you are explaining the productive efficiency and allocative efficiency, that is where these diagrams come into discussion. यहाँ पे भी देखो average cost of production, average cost, average total cost, exactly वही बात है। average cost को minimizing, फिर PPC के साथ उसकी किस तरह से affiliation है। I think you would गेट द आइडिया कि जब तुम नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस की बात कर रहे हो इकोनॉमिक एफिशिएंसी पे, जिसपे पहले तो बहुत ऐसे आते थे, अभी भी 20 मार्क का विद मार्केट फेलियर के साथ जब कंबाइन आएगा, तो ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशन दैट पीपीसी के ऊपर प्रोडक्टिव है, एलोकेटेड नहीं है, एग्जैक्टली सेम डायग्राम्स इफ यू नोटिस, यू सी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट उसी के ऊपर आ रहा है। एक एडेड यहाँ पे डायग्राम आ गया विद द आइडिया कि आपको जो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर्स की भी एक अंडरस्टैंडिंग है। ये ऑब्वियसली वो एक सिंगल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है,
जहां डिमांड कर्व परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के अंदर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है, और फिर एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट। और हमें ये भी पता है कि जहां एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज करता है वहां से ही मार्जिनल कॉस्ट जाता है। अब ये सारा मार्केट स्ट्रक्चर्स की इंफॉर्मेशन उठाई हुई है। कंडीशंस को एलोकेटिव को समझाने जाते हैं, ये पी इक्वल्स टू एम सी क्यों होता है। अगेन लेक्चर्स देखना, उसमें मैंने डिटेल में बात की है। बेसिक आइडिया क्या है, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड दैट, इसमें है वो डायग्राम, नहीं है। आइडिया ये है एलोकेटिव एफिशिएंसी का कि एक सिंगल यूनिट में बनाता हूँ, उसको मैं बेचता हूँ 5 रुपए का, और उसको बनाने की मुझे कॉस्ट आ रही है 2 रुपए की। तो मुझे पहले यूनिट पे कितने का फायदा हुआ? 3 रुपए का। 5 रुपए का बेचा, 2 रुपए की मार्जिनल कॉस्ट आई है। तो लेट्स टेक दैट एडवांटेज। ये सॉर्ट ऑफ लाइक समझो, ये मेरा कंज्यूमर सरप्लस है, अगर तुमको ओ और ए एस से याद हो तो। सेकंड यूनिट मैंने बेचा बिकॉज प्राइसेस हैजंट चेंज, परफेक्ट मार्केट की अजम्पशन है, इम्परफेक्ट कर लो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग के अंदर आ जाता। 5 रुपीज का मैं बेच रहा हूँ, 3 रुपीज इसकी मार्जिनल कॉस्ट है। रिमेंबर, हर एक्स्ट्रा यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है। वाई? बिकॉज हर एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की वजह से स्कैर्स रिसोर्स यूज होते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है इन द शॉर्ट रन। तो 2 का एडवांटेज हुआ, पहले में 3 का हुआ था, दूसरे में 2 का हुआ, टोटल कंज्यूमर सरप्लस 5 हो गया। थर्ड यूनिट के ऊपर 1 का हो गया, तो टोटल कंज्यूमर सरप्लस 6 हो गया। 4 यूनिट के ऊपर 6 से कोई एड ऑन नहीं आया, लेकिन कोई माइनस भी नहीं हुआ। फिफ्थ यूनिट के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है और प्राइस कम मिल रही है, तो मुझे नुकसान हो गया, लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस है। तो हेंस 4 इज द बेस्ट वेयर प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। यू कैन यूज दिस एग्जांपल, लेक्चर्स में देख लो, आई हैव मेड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। एक छोटा सा, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, P is greater than MC, we should produce more. P is less than MC, we should produce less. Hence, P is equals to MC is the most allocatively efficient point. तो ये तुम देख सकते हो, अच्छे काफी सारे नोट्स और बुक्स के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन है। अंडरस्टूड? तो ये हमारा बेसिक आइडिया है। परेटो ऑप्टिमैलिटी एग्जैक्टली काफी लंबी करके वो बात वही कर रहे हैं, पीपीसी का रेफरेंस दे रहे हैं, जो मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया कि किस तरह से इनसाइड से अगर तुम ऑन द कर्व जाते हो तो वो शो करता है कि परेटो इनएफिशिएंसी थी, और अगर ऑन द पीपीसी से दूसरे किसी पॉइंट पे पीपीसी पे जाते हो तो वो क्या एक्सप्लेन करता है कि परेटो ऑप्टिमैलिटी थी। आसान लफ्जों में ये इसकी फर्दर डिस्कशन है। डायनामिक एफिशिएंसी के अंदर हमने कहा लॉन्ग रन में एडवांटेज मिलता है। डायग्राम अगर उसका यूज करना चाहो तो दिस इज द डायग्राम विच इज शोइंग कि लॉन्ग रन के अंदर जब तुम रिसर्च डेवलपमेंट करते हो एंड यू कैन कम अप विद बेटर वेज ऑफ प्रोडक्शन और मोर इनोवेटिव स्टफ, एवरेज कॉस्ट एक्चुअली शिफ्ट डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिए भी बनाते हैं, यही वाला डायग्राम। ये डायनामिक का है। ऐसे इसके लिए डायनामिक आज के जमाने से आजकल के हिसाब से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसे इसके लिए, बिकॉज इसके ऊपर अब थोड़ा सा डिस्कशन जो है वो मांगते हैं। पहले इसको इतनी कोई खास इंपॉर्टेंस ये लोग देते नहीं थे, लेकिन डायनामिक एफिशिएंसी अलोंग विद प्रोडक्टिव एलोकेटिव कैन बी अ गुड 20 मार्क ऐसे। ठीक है, सो दिस पैराग्राफ इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन कैन बी एन इम्पोर्टेंट वन एज वेल, सो जरूर इसको देखना। और इसको whenever you're going over the lectures later on, you can duplicate an information like this। ठीक है, फिर उसके बाद which I was going through was the market failure। ये मार्केट फेलियर क्यों इंपॉर्टेंट है? मार्केट फेलियर का जो आइडिया है वो तुम्हारे कोई भी ऐसे, जो अगला हम चैप्टर करेंगे जिसके अंदर we're going to discuss एक्सटर्नैलिटीज वगैरह, उस पे ऐसे आता है। लास्ट ईयर भी आया है। जो एग्जामिनर्स की मीटिंग हुई थी जिसके अंदर एग्जामिनर्स ने क्वेश्चंस और उसके आंसर्स और ये दिखाए थे फॉर टीचर्स टू ट्रेन एज टू हाउ टू चेक, उसके अंदर भी दे डिस्कस द मार्केट फेलियर का एक्सटर्नैलिटीज का क्वेश्चन। तो उसमें जब मार्केट फेलियर, एंड आई थिंक विद मोस्ट ऑफ यू इन क्लास आल्सो आई हैव डन दैट, आई थिंक अगर मेरे पास उसका लेक्चर रिकॉर्डेड हुआ तो आई विल शेयर दैट विद यू आल्सो। तो उसके अंदर भी
जो ऐसे हमारा 20 मार्क का डुप्लीकेशन हुई थी, उसमें सबसे पहले जो ऐसे का स्टार्ट हुआ था, दैट वाज विद अ नाइस 3-4 लाइन का आपका डेफिनेशन ऑफ मार्केट फेलियर। ठीक है, व्हाट इज अ गुड वन? लेट्स टेक अ लुक एट इट। इस बुक के अंदर कहते हैं द आइडिया दैट मार्केट कैन फेल वाज प्रीवियसली इंट्रोड्यूस्ड, कि जब एफिशिएंसी नहीं हो रही होती है, द मार्केट फेलियर, सेकंड पैराग्राफ देख रहा हूँ, मार्केट फेलियर एग्जिस्ट व्हेनेवर अ फ्री मार्केट left on its own device, which is demand and supply की basis पे, it is totally free from any kind of government interventions, fails to make the best use of scarce resources. So in this context of this chapter, it is when the interaction of demand and supply in a market does not lead to productive or allocative efficiency. That means आपकी economic efficiency is not being achieved. Some of the types of market failures, as you can see in front of your screen, जब externalities मिसिंग होती है, मेरिट, डीमेरिट, पब्लिक, सेमी पब्लिक, जहां इंफॉर्मेशन फेलियर होता है, एडवर्स सिलेक्शन और मॉरल हैजर्ड, ये भी एक थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है, आई विल ट्राई टू गो ओवर दैट आल्सो, एंड द अब्यूज ऑफ मोनोपोली पावर इन मार्केट फेलियर। ये हमारे 6 मार्केट फेलियर के आइडियाज हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसे कोई खास सिनेरियो एक्सटर्नैलिटी फोकस्ड नहीं है और ओवरऑल मार्केट फेलियर के ऊपर डिस्कशन मांग रहा है, तो दीज आर द 6 ones that you will discuss. Okay, I'll show you a couple of questions also a little later. लेकिन अगर तुम्हारा क्वेश्चंस जो है स्पेसिफिकली कोई एक्सटर्नैलिटी का केस लेके और उस पर डिस्कस करता है, जैसे कोई एयरपोर्ट रिलेटेड, पोल्यूशन रिलेटेड इशू के ऊपर बात कर रहा है, तो दैट इज मोर ऑन द एक्सटर्नैलिटीज फोकस्ड। हो गया, तो फिर उसके अंदर तुमको ज्यादा डिस्कस करना पड़ेगा। लास्ट टू जो है एडवर्स सिलेक्शन और मॉरल हैजर्ड, अगेन आई एम गोना यूज द बुक टू गो ओवर दीज, बिकॉज ये थोड़े से एग्जांपल के थ्रू समझाना जरूरी है। ये जो एडवर्स सिलेक्शन और मॉरल हैजर्ड, ये हम थोड़ी इंश्योरेंस कंपनीज और कार सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर देखते हैं, या मोबाइल सेलिंग इंडस्ट्रीज, या लैपटॉप के अंदर हम देखते हैं। And I'll go over this with examples. I'll go over it. So just hold that thought. जो दूसरी बुक है, सॉरी, वन सेकेंड, जो दूसरी बुक है वो भी इस आइडिया को डिस्कस करता है, मार्केट फेलियर। सो लेट मी गो डाउन अ लिटिल। मार्केट फेलियर को ये लोग कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? सो लेट्स टेक अ लुक एट इट। इज इट सिमिलर और इज इट इन एनी वे डिफरेंट? तो फिर मैं तुमको बता देता हूँ किसका बेहतर है। Market failure can be defined as a market imperfection which introduce a suboptimal allocation of scarce resources, which is not inefficient and it might otherwise have been. It is therefore occurs when there is an efficient. बकवास definition है. I think use the Bamford key explanation, which demand and supply जहाँ meet नहीं करता, when you leave market on its own, वो resources को best प्रोडक्टिव और एलोकेटिव के केस के अंदर फेल कर जाता है। आई थिंक दैट इज अ मच नाइसर एक्सप्लेनेशन। इनफैक्ट वही एक्सप्लेनेशन तुम्हारी मार्किंग स्कीम्स के अंदर भी तुम देखोगे, ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट, ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट। ओके, बट दे विल टॉक अबाउट एलोकेटिव एफिशिएंसी जहां पी इक्वल टू एमसी नहीं हो रहा होता, अलोंग दोस लाइन। ठीक है, बट रीजंस देख लेते हैं क्या सिमिलर हैं कि नहीं है। देख लो जी, ये यहाँ पे ये अच्छे एक्सप्लेन किए हुए हैं। आई आई लाइक दिस वन। बहुत सारे हैं, but I like this one. Public goods, you remember the public goods का problem, non-excludability and non-rivalry leading to the free rider problem, right? तो यहाँ पे जो है उसका डिस्कशन हो रहा है, बहुत ही नटशेल के अंदर इन्होंने इसको किया है। आई वुड लाइक कि जब तुम ऐसे में एक्सप्लेन कर रहे होगे, तो you're gonna go over the non-excludable, non-rivalry and the free rider problem. A nice explanation, right? Half a page की explanation होनी चाहिए, but यूं 2 मिनट के अंदर अंदर। मेरिट गुड्स, आपको पता है मेरिट गुड्स के अंदर अंडर कंजम्पशन है, अंडर प्रोडक्शन है, सोशली ऑप्टिमम। इस पे बड़ी डिटेल में बात होगी थोड़ी देर में। तो वहां पे आपको पता है कि अंडर प्रोडक्शन है, इसके डायग्राम्स वगैरह अगेन विल बी इंपॉर्टेंट जब तुम पूरा ऐसे एक्सटर्नैलिटीज पे कर रहे होगे।
डीमेरिट, इंफॉर्मेशन फेलियर कब होता है? जब देर इज अ लैक ऑफ फुल इंफॉर्मेशन एंड सो द एलोकेशन इज लेस एफिशिएंट देन इट वुड अदरवाइज बी। वो इंफॉर्मेशन फेलियर हम असल में मेरिट और डीमेरिट में देखते हैं, ठीक है। इनफैक्ट हम लेबर मार्केट में भी देखते हैं। अगर मैं लेबर का चैप्टर भी ड्रैग इन करूं तो वहां पे भी लेबर मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे वेज और क्वांटिटी ऑफ हायरिंग की डिस्कशन होती है। आई एम गेटिंग अहेड ऑफ माई सेल्फ राइट नाउ, बट लेट मी जस्ट ट्राई एंड रिकॉल इट। तो वहां पे भी जब मार्केट्स में इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी नौकरी कहाँ मिल रही है, तो उसकी वजह से बेस्ट वेजेस और बेस्ट हायरिंग नहीं हो पाती है, राइट। गवर्नमेंट फेलियर की भी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नैलिटीज के अंदर स्पिल ओवर इफेक्ट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट वर्ड बाय द वे। ये एक्सटर्नैलिटीज में मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो इन्होंने वर्ड यूज किया ना, स्पिल ओवर, ये स्पिल ओवर का जो टर्म है ना, ये यूज हुआ है मार्केट उसके अंदर। जब तुम एक्सटर्नैलिटीज को एक्सप्लेन करते हो ना, तो ये स्पिल ओवर का वर्ड वो यूज करते हैं मेनली। एक्सटर्नैलिटीज को कैसे डिफाइन करोगे तुम? आई थिंक दिस इज अ गुड 2 to 3 लाइन का एग्जैक्ट परफेक्ट definition for what is an externality. I would like you to copy paste this. Externalities are costs or benefits which affect the third parties, also referred to as the spillover effect. These can be both positive and negative externalities and can be related to both positive and can be related to both production and consumption. क्या जबरदस्त डेफिनेशन है। ऐसे के अंदर फिर इसकी डिटेल आगे जाके खुलती जाएगी कि हम कौन सी पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हैं, और प्रोडक्शन में कौन सी पॉजिटिव नेगेटिव होती है, और कंजम्पशन में कौन सी पॉजिटिव नेगेटिव होती है। जबरदस्त डेफिनेशन है। इम्परफेक्ट कंपटीशन इज दैट किस तरह से मोनोपलीज कम प्रोड्यूस करती हैं और ज्यादा प्राइस चार्ज करती हैं, इसमें पूरा वो मोनोपली का डिस्कशन आता है और डेड वेट लॉस का आइडिया आता है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिटेल राइट नाउ। फिर इनक्वालिटी और उसकी बात करते हैं, प्राइस इंस्टेबिलिटी की, फैक्टर इन मोबिलिटी की। फिर ये हमारी एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? Um, so if you have a market failure का question for 20 marks now, right? 25 marks तो अब नहीं अप्लाई होता, तो 20 marks का अगर market failure का है, तो रिमेंबर 14 मार्क्स की पूरी कहानी है, ठीक है। क्योंकि 6 मार्क्स की तो फिर तुम्हारी इवेल्युएशन है। तो एनालिसिस के अंदर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के अंदर आई वुड से कि 3 नाइसली एक्सप्लेन्ड, एंड आई से यूज गुड वन। पब्लिक गुड, मेरिट गुड, डीमेरिट गुड, जिसमें एक्सटर्नैलिटीज को लेकर आ जाओ, दोज आर गुड वन, ओके। अनलेस कि कोई वो ऐसा केस देते हैं कि जिसके अंदर एक्सटर्नैलिटीज पे ज्यादा एप्लीकेशन आ रही है, या पब्लिक का ऊपर कोई स्टेटमेंट में उन्होंने कोई बात की हुई है, और फिर वो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन या मॉरल हैजर्ड की बात कर लें। ठीक है, अब ये एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या है? asymmetric information is simply जब market fail information failure है in the sense asymmetric। symmetric क्या होता है? दोनों साइड इक्वल, right? तो asymmetric is that both sides do not have the same knowledge। एक को एक चीज ज्यादा पता है दूसरे के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 साल से एक गाड़ी यूज कर रहा हूँ और अब मैं बेचने निकलता हूँ। जब मैं बेचने निकलता हूँ तो मेरे पास जो बंदा आता है सामने, वो गाड़ी को देखता है और वो पूछता है मुझसे कि हाँ जी क्या मसला है गाड़ी में। अब मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है, अगले के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। तो ये तो प्योर एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, आई कैन फूल द पर्सन। ये एडवर्स सिलेक्शन है बेसिकली, कि मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है और उसके पास नहीं है। तो मैं जो हूँ ऑब्वियसली एडवांटेज उठा सकता हूँ, इवन दो मुझे पता है गाड़ी जो है बहुत जगहों से ठुकी है और बनी भी है और बड़े मसले हैं, लेकिन मैं बोलूंगा परफेक्ट गाड़ी है, 2 दिन के अंदर आपने टेस्ट करके जो है ये खरीदनी है। ये एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। फिर मॉरल हैजर्ड में क्या कह रहे हैं? अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन मे बी मोर लाइकली टू टेक अ रिस्क इन द नॉलेज दैट समवन एल्स विल बेयर द कॉस्ट ऑफ दैट रिस्क। तो वो अगला बंदा कहता है कि मुझे तो नहीं पता, 10 साल से ये बंदा यूज कर रहा था गाड़ी, ठीक है। अब मेरे पास तो पता नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ,
मैं उस गाड़ी की किसी थर्ड पार्टी से इंश्योरेंस ले लेता हूँ कि भाई अगर कल को कोई मसला हुआ, ठीक है, तो ये तुम लायबल हो, यू गोना बाय दिस कार एट दिस प्राइस फ्रॉम मी बैक। मैंने क्या किया, अपनी जो है बिल्कुल रिस्क खत्म कर दिया एज अ बायर, राइट। तो अब क्योंकि मेरे लिए कोई एक थर्ड पार्टी एक आगे बीच के अंदर इन्वॉल्व हो गया है, तो मैं अपनी ड्यू डिलिजेंस को जो है मैं बोलूंगा दफा करो। जो भी मसला होगा उसका मसला है, जो इंश्योरेंस वाले का मसला है, राइट। सो मैंने इसमें एक मॉरल हैजर्ड का इशू ये क्रिएट हो गया कि अब मैं अपनी ड्यू डिलिजेंस उस तरीके से नहीं करूंगा। मैंने जो रिस्क है वो किसी और के सर पे डाल दिया है, और ये अब मॉरल हैजर्ड का सीन हो जाता है। ये हम सिनेरियो देखते हैं बड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वन टू डिस्कस राइट नाउ इज द 2008 हाउसिंग क्राइसिस व्हिच हैपेंड। उसके अंदर सारा इशू क्या था कि जो लोग वो बैड लोन्स बेसिकली या बैड बॉन्ड्स जो लोगों को आगे पास कर रहे थे, उन्होंने तो देखा कि हमारे पास तो इंश्योरेंस कंपनी है, कि अगर हमारा नुकसान हुआ तो हम तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लेंगे। तो दे पार्टिसिपेटेड इन बाइंग दीज बॉन्ड्स एंड सेलिंग दीज बॉन्ड्स टू अदर पीपल, क्योंकि उनको पता था कि उनके ऊपर तो कोई रिस्क लाइबिलिटी नहीं आ रही है। तो दैट्स अ मॉरल हैजर्ड दैट इट सॉर्ट ऑफ क्रिएट। ये हमारा एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का बेसिकली इशू है, ठीक है। तो इसके अंदर ये अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। लेट मी सी कि वो दूसरे वाले में एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को कैसे डील कर रहा है। तो इसमें they haven't spoken much about this, and they are directly moving on to the next part of the chapter, जो बेसिकली प्राइवेट कॉस्ट, बेनिफिट्स, एक्सटर्नैलिटीज एंड सोशल कॉस्ट और उसको डील कर रहा है बेसिकली। वन सेकेंड, sort of time lag over here. Me to share this one more time. ऐसे आ जाना चाहिए थे अभी तक। 2 मिनट तो ऐसे आते हैं, तो फिर मैं उसके साथ आगे फर्दर डिस्कस करता हूँ। बल्कि ऐसे अच्छे वाले इधर हैं। let me just introduce those essays now. Some good essays have been discussed in this second book, Terry Cooks वाली जो book है उसके अंदर। So let me bring those essays for you first. द थिंग इज कि ये पूरे यूनिट के आखिर के अंदर एसेज हैं, इसमें तो पूरा मार्केट स्ट्रक्चर्स और उसको गो थ्रू करते करते फिर वो एसेज आते हैं। I'm sure वो मेरे पास एसेज की मैंने सॉल्व भी किए हुए हैं, ये बिकॉज लास्ट ईयर के हैं। सो आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ, आई विल गिव यू द लिंक ऑफ दोस लेक्चर्स लेटर। या राइट हियर, टेक अ लुक एट दिस। या ज्यादातर इसके अंदर पहला वाला जो है वो यूटिलिटी के साथ है, मार्केट स्ट्रक्चर्स। या क्वेश्चन नंबर 4 को अगर तुम देखो, असेस वेदर हेल्थ केयर कैन और शुड बी प्रोवाइडेड बाय द फ्री मार्केट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हिटिंग ऑन एक्सटर्नैलिटीज, मेरिट गुड्स, राइट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, assess the different ways in which a government might approach a decision about construction projects in comparison with that used by private firms। ये बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर है कि बिजनेसेस जो है जब एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है तो उसकी प्राइवेट कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, एंड देन प्राइवेट बेनिफिट, एक्सटर्नल बेनिफिट, एंड देन द सोशल बेनिफिट, इन सबको देखते हुए आप किस तरीके से डिसीजन बनाते हो।
मोस्टली अभी के क्वेश्चन जो रिसेंट के अंदर आए वो ये वाले भी नहीं है, वो इन्हीं इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हैं ऑल्दो। तो इफ आई गो बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग जस्ट नाउ, तो ये वाले जो एसेज हैं वो किस तरीके से होंगे, ठीक है। अब तुमको क्या याद करना है? लाइक आई सेड, जब एक्सटर्नैलिटीज का आता है तो सबसे पहले तो एक्सटर्नैलिटीज की डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन में तुमको क्या क्या याद करने की जरूरत है? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक तो नंबर वन क्या है, हर मार्केट फेलियर के ऐसे के अंदर मेरिट और डीमेरिट का डिस्कशन नहीं है लाजिम। कहीं पे मेरिट गुड का डिस्कशन हो सकता है, कहीं पे डीमेरिट का हो सकता है, कहीं पे एक्सटर्नैलिटीज इन प्रोडक्शन वर्सेस एक्सटर्नैलिटीज इन कंजम्पशन। फॉर एग्जांपल, जो रिसेंट का एक क्वेश्चन हम मैंने क्लास में भी कराया था तुमको, विच वाज आई थिंक शायद वही वाला कराया था, जिसमें एयरपोर्ट पोल्यूशन की बात हो रही थी कि एयरपोर्ट अगर रेजिडेंशियल एरियाज में होता है तो उसका जो है सोशली ऑप्टिमम क्वांटिटीज में नहीं होती या कुछ अलोंग दोज लाइन। तो दैट क्वेश्चन इंक्लूडेड पोल्यूशन का आइडिया। नाउ एयरपोर्ट की वजह से जो जहाज उड़ते हैं उसकी वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, ये तुम्हारा कॉस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है, एक्सटर्नल कॉस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है। और वो बेसिकली तुम्हारा प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटर्नैलिटीज को डिस्कस करता है। तो व्हाट डू यू नीड टू लर्न बाय हार्ट? दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न बाय हार्ट। ये लेफ्ट के ऊपर जो टर्मिनोलॉजीज हैं, social cost क्या होता है? It's the total cost produced a product which takes into account the private cost and the external cost। दोनों को कंबाइन कर लो। प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है? एक गुड को प्रोवाइड करने के लिए जो कॉस्ट आप इनकर करते हो, लाइक वेजेस एंड सैलरीज। एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है? वो जो थर्ड पार्टी के ऊपर एक अफेक्ट आता है ऑफ द एक्टिविटी, एग्जाम्पल पोल्यूशन वगैरह। ये तुमको याद करनी, रटोफाई। फिर सिमिलर यू डू विद द सोशल बेनिफिट एंड द प्राइवेट एंड द एक्सटर्नल बेनिफिट, रटोफाई। ये मैं तुम्हें सीआईज के लिए कह रहा हूँ, आई गेस मॉक के लिए भी बहुत रेलेवेंट है। आई डोंट नो अबाउट व्हाट माइट कम इन योर मॉक, बट मैं कह रहा हूँ कि सीआई के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कांट गो इन योर सीआईज विदाउट प्रेपिंग फॉर दिस। गो प्रेप विद दिस। होपफुली तुम्हारा माइक्रो के दो ऐसे में से एक ऐसे का मसला हल हो जाएगा, होपफुली। ठीक है, वंस यू डन दैट, नाउ रिमेंबर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी एक्सटर्नल बेनिफिट भी हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन या कंजम्पशन, जिसमें थर्ड पार्टी जो कंप्लीटली अनइन्वॉल्व थी इन द प्रोडक्शन और कंजम्पशन आर समहाउ पॉजिटिवली अफेक्टेड। और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में क्या हुआ था कि दे आर नेगेटिवली अफेक्टेड, थर्ड पार्टी इज गेटिंग हर्ट फ्रॉम द कंजम्पशन और प्रोडक्शन। नाउ रिमेंबर, जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो ये मेरिट और डीमेरिट का केस है। यू कैन टॉक अबाउट मेरिट और डीमेरिट का केस फ्रॉम द कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक यहाँ डायग्राम्स वगैरह भी बने हुए होंगे उसके, नॉट दिस वन। मेरिट और डीमेरिट का दिखा रहा हूँ कोशिश करके। या दिस वन राइट हियर, ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का है, ये मेरिट गुड्स का है। क्योंकि अगर तुमको याद हो तो हमने पढ़ा था प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट जो राइट पे जा रहा है D1 से D2 के ऊपर, वो तुम्हारा राइट पे जो जा रहा है वो तुम्हारा शो कर रहा है कि जी merit good का case, there is a positive externality. Q2 is what should have been produced, but market is only focusing on Q1. So you have a market failure. इसमें डायग्राम के अंदर मार्केट फेलियर थोड़ा सा इनकरेक्टली आइडेंटिफाइड है। ABC is not the market failure. It should have been on the upper side. A से ऊपर vertical distance और वो triangle AB and a triangle up वाला होना चाहिए था। ये गड़बड़ है इसके अंदर। And I'm talking in terms of the examiner's point of view, ठीक है।
दूसरे वाली बुक के अंदर भी एक्सटर्नैलिटीज को बिल्कुल प्रीटी मच इसी तरीके से डील कर रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज तुमने बिल्कुल ऐसे ही याद करना है इसको, डेफिनेशन को लेके चलोगे। उसके बाद negative externality, I'm sure they have diagrams also. They have gone on a whole new tangent of making the diagrams, काफी ज्यादा complicated diagrams है। let me see अगर इसमें कोई आसान वाले दिए हों कंजम्पशन में। इग्नोर दी MEB की लाइन जो नीचे दी हुई है। अब ये प्रिटी मच वही डायग्राम है जो अभी मैंने पीछे दिखाया था। डिमांड कर्व, MPB, और D2 जो है वो MSB है जिसमें एक्सटर्नैलिटीज इंक्लूडेड है। और इसके अंदर तुम्हारा जो मार्केट फेलियर है वो सही रिकॉग्नाइज किया है कि मार्केट्स Q1 पे प्रोड्यूस कर रही हैं, सोशल वेलफेयर क्वांटिटी क्यू पे होनी चाहिए थी। तो जो तुम्हारा XZY है, आई थिंक मेरे लेक्चर्स वगैरह के अंदर आई क्लियरली डन दीज डायग्राम्स, सो यू कैन टेक अ लुक एट दोस वन, वो ज्यादा बेहतर है। और जब डीमेरिट कंजम्पशन के अंदर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज की बात करोगे तो फिर तुम उसको लेफ्ट पे शिफ्ट करोगे। अगेन वो वहां जाके देखो। जहां तक प्रोडक्शन की बात है, प्रोडक्शन के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स तो आ रहे हैं आजकल। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ देखो, एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का इन्होंने क्या डायग्राम दिखाया है, कि एक गुड है जिसको जब आप प्रोड्यूस करते हो तो इट क्रिएट्स पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, यानी सोसाइटी के लिए वो गुड प्रोड्यूस करने से फायदा हो रहा है। तो हम कहते हैं ये कैसा हो सकता है, कोई रिन्यूएबल आइटम वाला हो सकता है कि मैं कोई चीजें बनाता हूँ रिसाइकल्ड प्रोडक्ट यूज करके, रिसाइकल्ड मटेरियल यूज करके। पहले क्या होना था कि वो जो मैं प्रोडक्शन करता अगर ब्रांड न्यू आइटम से, तो मैं फर्दर पोल्यूशन क्रिएट करता, मेरा जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो भी वेस्टेजेस में जाते जिसकी वजह से मुझे फिर वो डंप करने पड़ते, और फिर वी हैड टू फिगर आउट द होल थिंग अबाउट अभी इनको कैसे डील करें वगैरह वगैरह। तो अगर मैं सेकेंड हैंड मटेरियल, प्री लव्ड मटेरियल, यूज रिसाइक्लेबल मटेरियल्स को यूज करके प्रोडक्शन करता हूँ, तो सोसाइटी के लिए फायदा ये हो जाता है कि अब हमें एक्स्ट्रा रिसोर्स यूज नहीं करना पड़ता उन को डील करने में। राइट, तो ये सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो अगर तुम सोशल कॉस्ट का डायग्राम देखो तो वो गिर गया, सोसाइटी के लिए कॉस्ट गिर गई है। ठीक है, तो ये गुड ज्यादा प्रोड्यूस होने चाहिए, क्यू तक प्रोड्यूस होने चाहिए सोशल बेनिफिट और सोशल कॉस्ट की बेसिस के ऊपर। लेकिन मार्केट Q1 पे प्रोड्यूस कर रहा है, हेंस यू हैव अ मार्केट फेलियर। इसी तरह से पोल्यूशन साइड का अगर तुम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज इन फ्रॉम पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू कहो, तो ये कर्व लेफ्ट पे भी जा सकता है। बट डोंट गेट कंफ्यूज, बुक्स के अंदर यू गोइंग टू सी कि वो लोग इसको प्राइवेट बेनिफिट को, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, इफ यू लुक एट द मार्जिनल सोशल बेनिफिट का डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व नीचे, उसके साथ क्या लिखा है, MPB माइनस MEC। ठीक है, सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू MPB माइनस MEC। अब इशू ये है कि अभी तक मैं ऊपर जा रहा हूं, जो सोशल बेनिफिट के क्या जो डायग्राम्स है, वो सोशल बेनिफिट का फॉर्मूला क्या है, प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। सोशल कॉस्ट का क्या है, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। राइट, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट या नेगेटिव एक्सटर्नल कॉस्ट, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन इन दिस केस इज कि अगर किसी चीज को प्रोड्यूस करने में पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्राइवेट बेनिफिट तो ठीक है जी, एयरपोर्ट बनाया है, पैसे दे रहा हूँ, फ्लाइट्स ले रहा हूँ, मुझे तो पॉइंट A से पॉइंट B जा रहा हूँ, मुझे तो फायदा है। लेकिन उस जहाज की वजह से, उस एयरपोर्ट की वजह से जो थर्ड पार्टी उस एरिया में लोग रह रहे हैं, इमिशंस की वजह से उनको नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी फेस करनी पड़ रही है। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू है, जो लोग हैं उनको अफेक्ट कर रहे हैं। तो हेंस उस केस के अंदर ये लोग कह रहे हैं कि जी सब्ट्रैक्ट करो उस एक्सटर्नल कॉस्ट को इसमें से। तो अगर तुम प्राइवेट बेनिफिट के हिसाब से देखो तो सोशल बेनिफिट कम है, हेंस दिस गुड शुड बी प्रोड्यूस्ड लेसर। ये इस बुक के अंदर भी इसको इसी तरह से डील किया जा रहा है। और
जो दूसरी बुक है उसके अंदर भी आई वुड अस्यूम कि इसको इसी तरीके से डील किया जा रहा है। लेट मी सी अगर वैसे ही डील कर रहे हैं ये लोग उसके अंदर भी। नहीं, इसके अंदर वही चीज में डील कर रहे हैं जो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि अगर सोसाइटी के अंदर पोल्यूशन की कॉस्ट आ रही है तो क्योंकि फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू है, तो लेफ्ट के ऊपर उस एक्सटर्नल कॉस्ट को ऐड किया जाए। तो व्हाट यू कैन डू इज सिंपल रखो। ठीक है, लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर यू। एक्सटर्नैलिटीज फ्रॉम कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो मेरिट और डीमेरिट, सोशल बेनिफिट का कर्व राइट और लेफ्ट के ऊपर शिफ्ट कर दो। ठीक है, डिमांड कर्व जो है वो राइट और लेफ्ट कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोई चीज प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट कर रही है, तो सोशल कॉस्ट को लेफ्ट और राइट पे शिफ्ट कर दो। आई थिंक इन माय लेक्चर्स दैट्स हाउ आई हैव टॉट यू गाइस, दैट्स हाउ आई हैव डन दैट। सर एक जगह देयर इज अ पैरेलल शिफ्ट और दूसरी जगह देयर इज एन इंक्रीजिंग, आई अंडरस्टैंड। ये जो आर्ग्यूमेंट दोनों बुक्स के अंदर डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि जब एक गुड की इंक्रीमेंट होता है तो एक्सटर्नल बेनिफिट्स आर एक्चुअली फॉलोइंग। ये पिछले डायग्राम की मैं केस के हिसाब से बता देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर मैं बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से लुक एट दिस, एमईबी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से गिरता जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये एमईबी बाय द वे ऊपर जो सोशल बेनिफिट है उसमें ऐड हो रहा है, इसीलिए यू वुड सी कि वो गैप जो है वो छोटा होता जा रहा है। ठीक है, दैट गैप इज बेसिकली इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय एमईबी नीचे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम ये Q1 के ऊपर, सॉरी Q1 के ऊपर जो एमईबी का गैप अगर तुम देखो ना, सॉरी आई डोंट, या Q1 के ऊपर ये जो एमईबी का गैप देख रहे हो ना, ये दो तीन डॉट्स की जो लाइन है, एग्जैक्टली exactly ऊपर एक्स और जी का गैप जो है वो एग्जैक्टली exactly वो ही है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली उन दोनों के गैप ही को एमईबी रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये ऐसा हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है, जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी आई एम टेलिंग यू, कि जब एक गुड, फॉर एग्जाम्पल अगर एक मेरिट गुड है जो थर्ड पार्टी को फायदा पहुंचाता है, वो जब तुम इंक्रीज करते हो तो थर्ड पार्टी पे जो उसका एडवांटेज गिर रहा होता है वो कम होता जाता है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने ऐसे दिया था, let me explain it to you through my lecture over here, कि अगर एक इलाका है उसमें वुड यू से कि गार्बेज कलेक्शन जो है वो दोज हु पे, जो हाउसेज हैं, जैसे घर हैं बहुत सारे, गलियां हैं, ठीक है, उसमें घर हैं बहुत सारे, ठीक है। अब ये एक इलाका है, इसमें हाउस ओनर्स है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पार्क है जो a lot of people from outside also come and visit and play soccer and things like that, फुटबॉल वगैरह खेल लेते हैं वगैरह वगैरह, पब्लिक पार्क है। अब ये इलाका अगर साफ सुथरा हो जाए किसी तरह से, वी डिसाइड कि इलाके में कचरा बहुत है तो गार्बेज कलेक्शन करते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि एक गार्बेज कलेक्शन एरिया यहाँ बनाते हैं। ठीक है, सो देर आर सम पीपल हु विल बी एट सिवियर एडवांटेज। वाई? बिकॉज जब यहाँ गार्बेज कलेक्शन का है, ये पहला गार्बेज कलेक्शन एरिया आपने प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ वाले तो गार्बेज थ्रो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लिटरिंग हो रही है। ठीक है, देर इज लिटरिंग हैपनिंग। फिर आप करते हो, पहले का तो एडवांटेज बहुत हो गया। क्यों एडवांटेज ज्यादा है? क्योंकि अच्छा खासे लोग, अच्छा खासा जो गार्बेज कलेक्शन होता था वो पहले के अंदर कलेक्ट हो रहा था। फिर आप डिसाइड करते हो एक और करते हैं, एक और बनाते हैं। दूसरा आपने बनाया इधर, ठीक है, उससे क्या हुआ, उससे और थोड़ा सा जो कूड़ा है वो उठना शुरू हो जाता है। बट एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, पहले एक गार्बेज कलेक्शन की वजह से काफी सारे एरियाज का गार्बेज यहाँ आता था, तो जिसकी वजह से जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट हुई थी वो मच लार्जर थी। फिर जब आपने दूसरा प्रोवाइड किया, क्योंकि पहले ने अच्छा खासा काम पहले ही कर लिया है, तो दूसरे ने भी काम किया लेकिन रिलेटिवली लेस,
और फिर जब तुम तीसरा भी बनाओगे तो उसका एफिशिएंसी जो है वो और कम हो जाएगी, या उसका जो एक्सटर्नल बेनिफिट होगा वो और कम हो जाएगा, बिकॉज पहले दो ने अच्छी खासी थर्ड पार्टी को एडवांटेज पहुंचा दिया है। हेंस तुम्हारा जो एमईबी का कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है कुछ इस तरीके से। अंडरस्टूड? तो ये एमईबी का है। आई डोंट थिंक यू माइट नीड टू एक्सप्लेन दैट कि एमईबी क्यों नीचे जा रहा होता है, ऑल्दो यू नेवर नो what they might decide to do. But that's our idea over here, basically. Um, okay. So ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। गोइंग बैक, तो प्लीज इसके अंदर बेसिकली और तो कुछ खास चीज है नहीं। आई pretty much gone on to the next chapter to try and discuss the positive externalities and all of that also. I have actually explained that also. So hopefully in one of the classes I will sort of like बल्कि in fact I'll share one of those essays जो हमने इसके ऊपर किए हैं या डिस्कस किए हैं। तो यू कैन टेक अ लुक। ड्राइव के अंदर देयर आर प्लेंटी ऑफ एसेज जो तुम नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के लिए कर सकते हो। तो प्लीज टेक अ लुक एट इट। आई जस्ट डील विद दोज एसेज फॉर इवैल्यूएशन पर्पसेस मेनली। So in the next coming classes, उससे पहले I'll upload one of those lectures जिसके अंदर I might have discussed those essays with you guys. ठीक है? So I'll upload those on the drive as well. ठीक है? So that's your efficiency का chapter altogether. So make sure कि you prep this one. This is a hot topic. It's an important one. ठीक है? So I'll stop here for the day. Any questions? Please do let me know.